सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया की है 9th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है वर्धा शिक्षा योजना, जो 1937 में आई थी। महात्मा गांधी जी इस शिक्षा योजना को लेकर आए थे। इसे हम नई तालीम भी बोलते हैं, गांधी जी की नई तालीम। अब ये नई तालीम या शिक्षा योजना क्या थी, क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या सिद्धांत थे, वह सब हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपके बीएड एग्जाम के लिए। क्यों है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये एक शिक्षा नीति है। भारत में जो ज्यादातर शिक्षा नीतियां आई हैं वे अंग्रेज ही लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि वे शासन कर रहे थे। तो गांधी जी एक ऐसे भारतीय थे, अंग्रेजी शासन में अंग्रेजों के बीच रहकर ये अपनी शिक्षा नीति लेकर आए थे। भारतीय शिक्षा नीति थी, ये भारतीयों के लिए थी। इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट शिक्षा नीति हो जाती है हमारे लिए। हमारा टॉपिक है वर्धा शिक्षा योजना। 1937 में ये आई थी। ज्यादातर शिक्षा नीति भारत की अंग्रेजी लेकर आए थे क्योंकि वे शासन कर रहे थे। महात्मा गांधी जी ने क्या देखा कि में जो शिक्षा नीति आ रही थी, में जो शिक्षा की व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी, वो अंग्रेजों के लिए ही थी। क्योंकि वे अपने फायदे के लिए करेंगे, अंग्रेजी शासन ने अपने फायदे के लिए अपनी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, उसमें भारतीयों के लिए कुछ नहीं था। तब महात्मा गांधी जी अपनी शिक्षा नीति लेकर आए और उन्होंने भारतीय शिक्षा की व्यवस्था भी अपने अनुसार की, अपने लेवल पर की। जितने भी लेवल पर ये जितनी भी कोशिश कर सकते थे उतने लेवल पर इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की। जिस शिक्षा की व्यवस्था की इन्होंने उसे नई तालीम कहा गया या फिर वर्धा शिक्षा योजना कहा गया। इस शिक्षा में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अपना खर्चा खुद उठा सके। इन्होंने बालकों को अपने जो स्कूल थे उनमें एडमिशन लिया, बालकों का एडमिशन इन्होंने अपने स्कूलों में लिया। उन्हें हैंड क्राफ्टिंग की शिक्षा भी दी। जो नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ाए जाने थे, नॉर्मल सब्जेक्ट तो सभी इन्होंने पढ़ाए, मैथ वगैरह, हमारी जो फिजिकल एजुकेशन वगैरह। उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी ने हैंड क्राफ्टिंग वगैरह की एजुकेशन भी बच्चों को दी। पत्तल बनाना, जैसे कि कोई हाथ से कोई मूर्ति वगैरह बनाना, हैंड क्राफ्टिंग की एजुकेशन भी दी। महात्मा गांधी जी का विचार था इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट बच्चे बनाएंगे जब वे पढ़ेंगे तो हैंड क्राफ्टिंग की शिक्षा देंगे हम उन्हें, और जो प्रोडक्ट बच्चे बनाएंगे उन प्रोडक्ट को हम मार्केट में बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे शिक्षा पर जो खर्चा हुआ है उस खर्चे को अपने निकाल सकते हैं। महात्मा गांधी जी का मानना था शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अपने व्यय को वहन कर सके। जो खर्चा उस शिक्षा पर हो रहा है उस खर्चे को शिक्षा खुद निकाल सके। तो ये महात्मा गांधी जी का मानना था। इस सोच को लेकर ये आगे बढ़े और अपनी शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने की। क्या किया था इन्होंने, उसके बारे में पढ़ते हैं। 1935 के बाद आंदोलन वगैरह होने शुरू हो गए थे। सब लोग आज़ाद होना चाहते थे, तो आज़ादी के लिए प्रबल हो गए थे सब लोग कि अब हमें स्वतंत्र होना है, अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना है। 1935 के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन सफल हुआ तो देश के उद्धार में लगे नेताओं ने भारतीय शिक्षा पर नजर डाली। उन्हें भारतीय शिक्षा में अनेक दोष देखने को मिले। उन्हें यह दोष खलने लगे। उन्हें यह दोष खलने लगे, ये खलने लिख सकते हैं आप यहाँ पर। उन्हें यह दोष खलने लगे। उन्होंने ब्रिटिश कालीन शिक्षा की आलोचना की तथा देश के नवनिर्माण में सहायक होने वाली शिक्षा के स्वरूप पर विचार विमर्श करना प्रारंभ कर दिया। उस टाइम पर लोगों ने क्या किया, आज़ाद होने की कोशिश करने लगे, आंदोलन वगैरह करने लगे। तो जो लीड कर रहे थे आज़ादी के आंदोलन वगैरह को, में जो देश के नेता थे भारतीय लोग, उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत खराब है, अंग्रेजों ने अपने अपने लिए कर लिया, हमारे लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के दोषों को देखा और उसमें सुधार कर अपनी शिक्षा की व्यवस्था करने की ओर ऊपर में विचार करने लगे। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम कदम महात्मा गांधी जी ने उठाया। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, 1937 में इनका एक न्यूज़पेपर आता था हरिजन नाम से, महात्मा गांधी जी का, वो तो आपने जीके में पढ़ा ही होगा। इनका जो हरिजन नाम से न्यूज़पेपर आता था महात्मा गांधी जी का, उसमें महात्मा गांधी जी ने अपनी जो शिक्षा है उससे संबंधित लेख लिखने शुरू कर दिए। अपने भारत की शिक्षा कैसी है, कैसी होनी चाहिए, अंग्रेजों ने कैसी कर दिया। तो अपने इस न्यूज़पेपर में महात्मा गांधी जी ने शिक्षा संबंधी लेख लिखने शुरू कर दिए। उन लेखों में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश कालीन शिक्षा के दोष बताए तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा को जनता के सामने प्रस्तुत किया। गांधी जी साक्षरता या पढ़ने लिखने
के साधारण ज्ञान को शिक्षा नहीं मानते थे, बल्कि उनका कथन था साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शिक्षा का प्रारंभ। मतलब अगर कोई साक्षर है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो वो शिक्षा की न तो शुरुआत है न अंत है। साक्षर होना कोई बड़ी बात नहीं है। शिक्षा का मतलब है बच्चे का विकास होना। तो इन्होंने शिक्षा को बच्चे का विकास माना, न कि साक्षर माना। इस लायक नहीं होना चाहिए बच्चा, सिर्फ बच्चा इस लायक नहीं होना चाहिए कि वह पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो वो कोई शिक्षा नहीं हुई। शिक्षा क्या है? जो बच्चे का पूरा विकास करे। बल्कि यह एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। पूरी तरह से शिक्षित करने का एक साधन है शिक्षा, न कि सिर्फ साक्षर करने का। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी के अनुसार बालक जो शिक्षा है वह बालक के सर्वांगीण विकास का साधन है। इस संबंध में गांधी जी ने कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास से है। शिक्षा की एक परिभाषा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं पर भी आपसे पूछ ली जाएगी है। गांधी जी के शिक्षा के बारे में विचार बताओ, तो ये स्टेटमेंट आपको देना होगा और ये स्टेटमेंट आपको पेपर में जरूर लिखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनका। उस टाइम पर इन्होंने 1937 में इन्होंने ये कहा था, शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के संपूर्ण तथा सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। इस तरह से महात्मा गांधी ने कहा था। इसके लिए मैं बालक की शिक्षा का आरंभ उपयोगी हस्तकला की सिखलाई से करूंगा। ये वही बात आ गई महात्मा गांधी की जो मैंने बताई थी, हस्तकला, हैंड क्राफ्टिंग महात्मा गांधी सिखाने पर बल देते थे बच्चों को। इससे क्या होगा? बच्चे हैंडक्राफ्टिंग सीख लेंगे और कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे अपने पढ़ते टाइम में और उस प्रोडक्ट को बेचकर हम अपनी शिक्षा का खर्चा निकाल लेंगे। तो महात्मा गांधी जी का ये विचार था। इसके लिए मैं क्या करूंगा? बालक की शिक्षा के लिए बालक की शिक्षा का प्रारंभ किसी उपयोगी हस्तकला से सिखलाई से करूंगा, हस्तकला की सिखलाई से करूंगा और बालक को इस योग्य बना दूंगा जिससे वह सीखते समय कुछ उत्पादन भी कर सके। इससे प्रत्येक स्कूल आत्मनिर्भर हो सकेगा। शर्त यह है कि राज्य स्कूल की बनी हुई वस्तुओं को खरीद ले। बस शर्त यह है, वे जो स्कूल की बनी हुई वस्तुएं हैं वे राज्य खरीद ले या वे बिक जाएं बस। उसी वर्ष अक्टूबर में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में एक जगह थी वर्धा में एक सम्मेलन का आयोजन किया शिक्षा से संबंधित, और उस सम्मेलन को हम वर्धा शिक्षा सम्मेलन बोलते हैं। ये वर्धा है, वृद्धा नहीं है। वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में। तब महाराष्ट्र में जो नेता थे उस टाइम पर, राष्ट्रीय नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय नेता, उन्होंने एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया वर्धा में, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में देश के बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री और राजनेताओं तथा समाज सुधारकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के सभापति महात्मा गांधी जी चुने गए क्योंकि ये शिक्षा के बारे में पहले से ही अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे अपने। इस शिक्षा सम्मेलन को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में वर्तमान भारतीय शिक्षा पर विचार विमर्श किया तथा नवीन भारतीय शिक्षा की एक रूपरेखा तैयार की गई, जिसे बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम या बेसिक शिक्षा आदि नामों से जाना जाता है। तो ये जो वर्धा में शिक्षा सम्मेलन किया था ना, इस शिक्षा सम्मेलन में भारतीय शामिल हुए, पढ़े लिखे थे, जो शिक्षा से संबंधित थे। उन्होंने क्या किया? भारतीय शिक्षा व्यवस्था के दोषों को देखा और नई भारतीय शिक्षा की जो नई नीति होगी, नई भारतीय शिक्षा की व्यवस्था पर विचार विमर्श किया। और वो जो विचार विमर्श करके शिक्षा पैदा हुई, जो या फिर जो नई नीति पैदा हुई, उसे हम बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम या बेसिक शिक्षा, इन नामों से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट नाम है, सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। वर्धा शिक्षा योजना में ये प्रस्ताव पारित हुए थे कि भारतीय शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। राष्ट्र के सभी 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए जो भारत के बच्चे हैं। तो एक तो ये बात पारित हुई। सेकंड पॉइंट है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बना रहे थे। थर्ड पॉइंट है, शिक्षा का केंद्र कोई हस्तशिल्प होना चाहिए जिससे कुछ लाभ हो सके। शिक्षा का केंद्र कोई हस्तशिल्प, हैंडक्राफ्टिंग होनी चाहिए। बच्चे स्कूल में जाए, नॉर्मल सब्जेक्ट तो जो पढ़ने होते हैं वे पढ़े ही, लेकिन उसके साथ साथ कोई उन्हें हैंडक्राफ्टिंग वगैरह का एक सब्जेक्ट भी दे दे, जिससे कि वे कोई प्रोडक्ट का निर्माण कर सके, जिससे कुछ लाभ भी हो सके, आर्थिक लाभ भी हो सके स्कूल को। हस्तशिल्प का चुनाव बच्चे के वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। स्कूल के उत्पादन के द्वारा ही अध्यापकों के वेतन का पूरा खर्चा निकाला जाए। जो स्कूल का उत्पादन होगा, जो हस्तशिल्प में हैंडक्राफ्टिंग करेंगे, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बेचकर ही टीचर का खर्चा निकलना चाहिए। बच्चे
जो बच्चों के चारित्रिक विकास पर बल दिया जाए, बच्चों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाए, बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की जाए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए हमारी शिक्षा। तो ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव पारित हुए थे। इन्हीं प्रस्ताव के आधार पर महात्मा गांधी जी ने देश में एक नई शिक्षा की व्यवस्था की, जिसे गांधी जी की बेसिक शिक्षा वर्धा शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अब ये महात्मा गांधी जी की वर्धा शिक्षा है। वर्धा शिक्षा योजना क्यों बोलते हैं इसे? बेसिक शिक्षा योजना बोलते हैं। तो इसके बारे में अब आप समझ पाए ये कहाँ से आई, क्यों पैदा हुई। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं ये क्या थी। सबसे पहले तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि वर्धा शिक्षा योजना की क्या विशेषताएं हैं, तब ये हेडिंग है। विशेषताएं वाली हेडिंग ही आपको पढ़नी है। आसान सी हेडिंग है। भारतीयों के लिए भारत की शिक्षा थी, तो महात्मा गांधी जी ने ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जो भारतीयों के लिए थी। तो ये हेडिंग आसान है। पहले तो है जनसाधारण की शिक्षा, कि सब लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, क्योंकि अंग्रेज सब लोगों को प्रदान नहीं कर रहे थे। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और जरूरी प्राप्त हो सभी बच्चों को। स्वावलंबी शिक्षा, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अपना खर्चा खुद उठा सके। सामाजिक शिक्षा, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को सामाजिकता सिखाए, में भेदभाव वगैरह खत्म हो जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। हस्तशिल्प केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों को कोई ना कोई हैंडक्राफ्टिंग भी हम सिखाएं। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बालक के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। शारीरिक श्रम केंद्रित, मतलब बच्चों को शारीरिक श्रम करने की आदत डलवाओ। व्यवहारिक शिक्षा दो, ऐसी शिक्षा जो बच्चों के जीवन में काम आए। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दो। तो ये विशेषताएं थी महात्मा गांधी जी की शिक्षा की। अगर आपके पेपर में आता है कि वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताएं बताओ, तब तो आप ये हेडिंग डालकर लिख ही देंगे। लेकिन अगर आपके पेपर में आ जाता है मूलभूत सिद्धांत बताओ, वर्धा शिक्षा योजना के मूलभूत सिद्धांत बताओ, अगर आपसे सिद्धांत पूछा जाता है तो हेडिंगों में आप सिद्धांत सिद्धांत लिख दीजिए, अच्छे नंबर बन जाते हैं उससे आपके। तो अगर हमारी यह हेडिंग है ना, जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था, अगर हमसे सिद्धांत पूछ लिया तो हम अपनी इस विशेषता वाली हेडिंग को ही सिद्धांत में कन्वर्ट कर देंगे कि जनसाधारण की शिक्षा का सिद्धांत। विशेषताओं में ही हम यहाँ पर सिद्धांत सिद्धांत लिख देंगे। इससे क्या होगा, हमारी सिद्धांत वाली हेडिंग बन जाएगी। तो ये अच्छा होता है इस तरह से लिखना। अगर विशेषताएं आए तब आप ये हेडिंग लिख दो, सिद्धांत आए तब आप हेडिंग के लास्ट में का सिद्धांत लगाकर इस तरह से सेम हेडिंग लिख दो। हेडिंग यही है, देख सकते हैं आप, सर्वांगीण विकास पर बल, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत या सर्वांगीण विकास पर बल देने का सिद्धांत। बस विशेषताओं में ही आप का सिद्धांत लगा देना विशेषताओं की हेडिंग में, और नॉर्मली आप वो तो लिख ही देंगे। विशेषताएं पूछा जाता है तो विशेषताएं लिख देना यहाँ पर बीच में कि ये एक महात्मा गांधी की शिक्षा की विशेषता थी। अगर सिद्धांत पूछा जाता है तो आप ये लिख देना कि ये एक महात्मा गांधी की शिक्षा का एक सिद्धांत था। अब ये तो मोटी सी बात है, ये तो आपको पता ही होगी, इतना तो आप कर लेंगे, बीएड में आ गए हैं। अब ये जो सिद्धांतें विशेषताएं थी, इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है जनसाधारण की शिक्षा का सिद्धांत या फिर जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था। तो ये विशेषताएं व सिद्धांत आप आपस में चेंज करते रहना। भारत की अधिकांश जनता, जो साधारण जनता है, वह अज्ञानता के अंधकार में है। यही कारण है कि बुनियादी शिक्षा का जो सबसे पहला सिद्धांत है, जनसाधारण को शिक्षित बनाना, निर्धारित किया गया। इस संबंध में महात्मा गांधी जी ने एक कथन कहा था। वो क्या था? जनसाधारण की अशिक्षा भारत का पाप और कलंक है, अतः उसका अंत किया जाना अनिवार्य है। महात्मा गांधी जी की शिक्षा की क्या विशेषता थी? कि जनसाधारण को शिक्षा प्रदान करनी है हमें। अंग्रेज जनसाधारण की शिक्षा की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, लोग भी इतने जागरूक नहीं है शिक्षा लेने के लिए। इस वजह से हमारी शिक्षा की एक विशेषता या फिर सिद्धांत ये रहेगा, जनसाधारण को हमें शिक्षित करना है, सभी लोगों तक शिक्षा को पहुंचानी है। तो उसके बारे में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना होगा, लिख के आना होगा, नंबर बढ़ाने हैं तो आपको। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत हटा सकते हैं आप, अगर जो आपके उसमें आ जाता है, पूछ ले जाता है आपसे विशेषता, तो आप इतना ही लिख दीजिए, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, ये विशेषता हो गई। अगर सिद्धांत पूछ लिया जाता है तो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत, बाद में बस हम का सिद्धांत ऐड कर देंगे विशेषता की हेडिंग के, अच्छा लगेगा वो सिद्धांत में। गांधी जी शिक्षा को, यहाँ पर आप शिक्षा लिख लेना। गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, इसलिए गांधी जी ने भारत के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की तथा उन्होंने घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी गांधी जी ने? बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना उनके अधिकारों का हनन है। उन्होंने अपनी शिक्षा नीति में 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप में प्रदान करने
का सिद्धांत अपनाया तथा उन्होंने कहा कि जो भारत के 7 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। कितने साल की शिक्षा? 7 साल की शिक्षा गांधी जी प्रदान कर रहे थे अपनी शिक्षा नीति में। इतना समझ पाए आप? एक तो सब लोगों को शिक्षा मिले, यह गांधी जी की एक विशेषता या फिर सिद्धांत था। दूसरा, 7 साल की शिक्षा जो कि 7 से 14 साल के बच्चों को मिलेगी, निःशुल्क रूप में सभी बच्चों को जरूर मिले। ये 2 सिद्धांत हो गए। स्वावलंबी शिक्षा का सिद्धांत मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अपना खर्चा खुद उठा सके, स्वावलंबी हो। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के आत्मनिर्भर बनने के सिद्धांत की ओर संकेत करते हुए कहा था कि सच्ची शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। इसका अभिप्राय है कि शिक्षा से पूंजी के अतिरिक्त वह सब धन मिल जाना चाहिए जो उसे प्राप्त करने में व्यय किया गया है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के इसी स्वावलंबी पहलू के प्रति विशेष ध्यान देकर उसे स्वावलंबी बनाया। महात्मा गांधी जी की शिक्षा का एक सिद्धांत ये भी था कि वह शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जो अपना खर्चा खुद निकाल सके, जितना खर्चा उसे देने में खर्च हो रहा है। सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत। अब महात्मा गांधी जी भेदभाव वगैरह भी मिटाना चाहते थे, तो आप इसे वो भी लिख सकते हैं, भेदभाव मिटाने का सिद्धांत, ये भी आप कर सकते हैं। बुनियादी शिक्षा के द्वारा ऐसे समाज का नव निर्माण करने का प्रयत्न किया जा रहा है जो स्वार्थ एवं शोषण विहीन हो, जो प्रेम और न्याय पर आधारित हो, जिसके मूल्य मंत्र सत्य व अहिंसा हो। यही कारण है कि बुनियादी विद्यालयों में बालकों को इस प्रकार के समाज में रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी आप कह सकते हैं महात्मा गांधी जी बच्चों का सामाजिक विकास करना चाहते थे, उनका सामाजिक विकास करने का एक सिद्धांत था। उनके द्वारा उनकी शिक्षा का ये सिद्धांत था कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाना है जो शोषण के विहीन हो, स्वार्थ के विहीन हो, दूसरों का भला करे, जिसमें भेदभाव न हो, सब लोग प्रेम और न्याय के साथ रह रहे हो, जिसका जो मूल्य है वो क्या हो, सत्य व अहिंसा हो। आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं सत्य व अहिंसा का सिद्धांत, ये एक विशेषता भी बना सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ से महात्मा गांधी जी की एक हेडिंग और आपको मिल जाएगी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धांत। गांधी जी ने यह कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, मातृभाषा में बच्चे का विकास अच्छा होता है। बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। इतिहास हमें बताता है कि किसी देश की संस्कृति का विनाश करने के लिए उसके साहित्य का विनाश किया जाता है। इस सिद्धांत का अनुगमन करके अंग्रेजों ने हमारे देश में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। बुनियादी शिक्षा में अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं दिया गया है और मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। वही बात है, मातृभाषा बच्चे की जो है वो शिक्षा का माध्यम होगी। उस भाषा में ही बच्चे को उसकी प्राथमिक शिक्षा, जो ये 7 साल की शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा बच्चे की 7 से 14 वर्ष की उम्र में जो दी जाएगी वह बच्चे की मातृभाषा में दी जाएगी। हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प का केंद्रीय स्थान है और सब विषयों की शिक्षा उसी के माध्यम से दी जाती है। हस्तशिल्प को केंद्रीय स्थान प्रदान करने का कारण गांधी जी ने कहा है कि साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है, अतः मैं बच्चों की शिक्षा उसे एक उपयोगी हस्तशिल्प सिखाकर और जिस समय से वह अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है उसी समय से उत्पादन करने योग्य बनाकर करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी की शिक्षा थी वह हस्तशिल्प केंद्रित थी। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में किसी न किसी हस्तशिल्प को होना चाहिए। इस बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि साक्षरता शिक्षा नहीं है, पढ़ना लिखना सिखाना शिक्षा नहीं है। मैं शिक्षा में क्या करूँगा, किसी हस्तशिल्प को जोड़ूंगा। इससे क्या होगा, जब बालक अपनी शिक्षा का प्रारंभ करेगा तो उसी समय से वह इस लायक हो जाएगा कि वह किसी न किसी चीज़ का उत्पादन करने के योग्य होगा और बड़ा होकर वह अपना धंधा चला सकेगा, खर्चा चला सकेगा। इससे वह अपने जीवन में आगे बढ़कर किसी न किसी व्यवसाय को अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों के लिए हो, बालकों के अनुसार हो। बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उस समय अधिकांश विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया व्याख्यान विधि तथा पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा ही दी जा रही थी, जो कि एक शिक्षा केंद्रित विधि होती है।
महात्मा गांधी जी ने पुस्तकों का विरोध किया तथा इन्होंने कहा कि पुस्तकीय ज्ञान का मूल पुस्तकें जो होती हैं वे ज्ञान का मूल स्रोत नहीं है। अतः गांधी जी ने अपनी शिक्षा नीति में छात्रों को करके सीखने पर बल दिया। गांधी जी के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव सबसे अच्छी पुस्तक होते हैं। यह गांधी जी का स्टेटमेंट है, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो गांधी जी ने बालकों को केंद्र में रखकर बालकों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की। इन्होंने कहा कि किताबी ज्ञान ज्यादा मत दो बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान दो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, जिससे बच्चे खुद कुछ करके सीखेंगे। शारीरिक श्रम केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प के माध्यम से शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। गांधी जी ने क्या कहा है, हम बच्चों को हस्तशिल्प सिखाएंगे, हैंडक्राफ्टिंग सिखाएंगे। इससे एक तो फायदा ये होगा कि शिक्षा का खर्चा निकल जाएगा, क्योंकि वे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। दूसरा ये होगा, बच्चों को काम करने की आदत पड़ जाएगी, शारीरिक श्रम करने की आदत पड़ जाएगी, उन्हें मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी, तो वे मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। और ये एक बहुत अच्छा गुण है जो सभी बच्चों में होना चाहिए। शारीरिक श्रम के 4 लाभ होते हैं। इससे महात्मा गांधी जी ने क्या क्या लाभ होते हैं वो बताया। सबसे पहला तो ये होगा, इससे बालकों की शिक्षा का व्यय निकल जाएगा, जो शिक्षा में खर्चा हुआ है वो निकल जाएगा। दूसरा क्या होगा, इससे बालकों को किसी न किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, इससे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है और उनमें शारीरिक श्रम के प्रति घृणा नहीं रह जाती, आत्मविश्वास पैदा हो जाता है और वे शारीरिक श्रम से प्यार करने लगते हैं। इससे बालकों का सर्वांगीण विकास भी होता है। तो शारीरिक श्रम का भी एक शिक्षा का सिद्धांत या विशेषता थी। शिक्षा को व्यावहारिक बनाने का सिद्धांत। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को व्यावहारिक बनाने का सिद्धांत अपनाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों के जीवन में काम आए, बालकों के लिए हो। ऐसा नहीं है शिक्षा बालकों के लिए नहीं है, और में जो अंग्रेज आए हुए हैं, अंग्रेज अपने अनुसार बालकों की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों के जीवन में काम आए। उस समय की शिक्षा जो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, उस समय की जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। उसमें भारतीयों के लिए कुछ नहीं था। उसका उद्देश्य सिर्फ अंग्रेजी सरकार के दफ्तरों के लिए बाबू तैयार करना था। अतः गांधी जी की शिक्षा जो थी, गांधी जी ने अपनी शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह इस प्रकार की चाहते थे जो भारतीयों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो, भारतीय बालकों के काम आए। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। महात्मा गांधी जी शिक्षा के द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। उस समय की शिक्षा निरंकुशवादी थी। उसकी व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, जिनके उद्देश्य अंग्रेजों के लिए नौकर तैयार करना था। छात्रों का विकास करना उस शिक्षा की नीति में कहीं भी नहीं था। गांधी जी ने अपनी शिक्षा की नीति का एक सिद्धांत सर्वांगीण विकास को माना तथा उन्होंने अपनी शिक्षा के द्वारा नौकर तैयार करना नहीं बल्कि छात्रों के सभी पक्षों के विकास पर बल दिया। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, महात्मा गांधी जी ने 3R के स्थान पर 3H को महत्व दिया। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, शिक्षा का उद्देश्य 3R नहीं है, 3H है। पुराने टाइम से क्या चलता आ रहा था, अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो शिक्षा लेने का या शिक्षित व्यक्ति होने का मतलब होता है 3R। 3R होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, एक आर ये रहा। तो रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक 3R कहा जाता। अगर किसी बालक ने शिक्षा ले लिया है तो ये 3 काम उस पर आने चाहिए। शिक्षा लेने का मतलब ये है, पढ़ना, लिखना और सामान्य गणित की समझ उस बालक को होनी चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि शिक्षा लेने का मतलब पढ़ना लिखना नहीं है, 3H है। बालक के इन 3H पक्षों का विकास करना है। किसका? हेड का, मस्तिष्क का विकास करना है। हार्ट का, बच्चे की भावनाओं का। संवेगात्मक रूप से बालक का विकास करना है। हाथ का मतलब बच्चे के काम करने का विकास करना है। तब हेड, हार्ट एंड हैंड। तो 3H पर महात्मा गांधी जी ने बल दिया। शिक्षा का उद्देश्य 3H होना चाहिए, 3H होना चाहिए, नहीं कि 3R। अब महात्मा गांधी जी की ये शिक्षा थी जो कि हैंड क्राफ्टिंग पर बेस्ड थी। अच्छी शिक्षा थी, भारतीयों के लिए थी। लेकिन यह शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई थी क्योंकि एक तो इनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा बिके नहीं थे जिस संख्या में इन्होंने सोचा था कि बिक जाएंगे। प्रोडक्ट बच्चों ने बनाए थे, कुछ ना कुछ उनमें कमियां भी होती थी। और जो पैसे वाले लोग होते थे, वे महात्मा गांधी जी के जो स्कूल होते थे इनमें अपने बच्चों को नहीं रखते थे। वे अंग्रेजी की शिक्षा ही प्रदान करना चाहते थे, क्योंकि एक तो अंग्रेजी की शिक्षा लेकर में सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उन्हें ये फ़ायदा है। दूसरा, अंग्रेजी की शिक्षा लेकर विदेश जा सकते हैं। मॉडर्न टाइम की भाषा अंग्रेजी हो गई थी उस टाइम पर। एक ये भी था कि जो पैसे वाले लोग हैं वे महात्मा गांधी जी के स्कूल में अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे, वहाँ पर तो उन पे काम कराया जाता है। इस वजह से कई कारण थे जिस वजह से महात्मा गांधी जी की यह शिक्षा फेल हो गई थी। लेकिन अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी ये, इसके बारे में
आज भी सोचा जाता है, जब भी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो ये सोचा जाता है कि महात्मा गांधी जी की शिक्षा के अनुसार हम शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये महात्मा गांधी जी की शिक्षा थी। इसके बारे में आपसे विशेषताएं पूछे जाएंगे और सिद्धांत पूछे जाएंगे। सिद्धांत आपके पेपर में ज़्यादा आते हैं, तभी मैंने जो ये हेडिंग है सिद्धांतों वाली यहाँ पर रखी। आई होप आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में बीएड दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।